हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज का मेनली काम क्या होता है और इंडस्ट्रीज की लोकेशन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं और इकोनॉमी कैसे भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की शुरुआत हम करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े बनाने की फैक्ट्री, कपड़ा उद्योग आप कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, एक रॉ फाइबर होता है। रॉ फाइबर का मतलब खेत में उगा हुआ कपास मान लो, या फिर आप भेड़ों के खाल से निकाला गया ऊन मान लो। ठीक है, वो रॉ फाइबर हो गया। अब इस रॉ फाइबर को ले जाकर हम क्या करते हैं कि एक मिल में इससे धागा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं। फिर ये धागा क्या होता है? धागा जाता है वीविंग मशीन और नीटिंग में। इसमें क्या होता है कि एक धागे को दूसरे धागे से जोड़ जोड़ कर कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, कपड़ा बना दिया जाता है अलग अलग तरीके से। अब फिर ये कपड़ा यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ पर इस कपड़े को क्या किया जाता है? कलर किया जाता है, अलग अलग शेप और साइज और डिज़ाइन के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि इसको गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दे दिया जाता है, जो अलग अलग कपड़े बनाते हैं। किसी के लिए शर्ट, किसी के लिए शूज़, शूज़ नहीं मतलब शर्ट, सॉक्स और पैंट्स, जो भी बनाना होता है वो कपड़े का बनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रॉ मटेरियल्स का। तो आपने शुरुआत से लेकर अंत तक देखा कि एक सिंपल सा रॉ फाइबर को इन्होंने फाइबर प्रोडक्शन के थ्रू धागे में बदला। धागे को इन्होंने किस चीज़ में बदला? कपड़े के टुकड़े में बदला। कपड़े के टुकड़े को रंग किया गया, पेंट किया गया और उसके बाद कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में पहुंच गया और वहां से अब कपड़ा तैयार होगा। तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एकदम सिंपल सा स्टेप्स है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है भारत में आज़ादी के पहले से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आज़ादी से पहले भारत के कपड़े विश्व में बहुत फेमस थे। ठीक है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, ढेर सारे लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। बाहर ये बहुत सारे कपड़े आज भी बाहर जाते हैं, विदेशों में बिक्री होते हैं, जिनसे फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो ये सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि इसके लिए हम पूरी तरह से अपने देश पर निर्भर करते हैं और जो चेन है उसके थ्रू बहुत अच्छा हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल जाता है। कॉटन की टेक्सटाइल की बात करें तो आपको पता होगा कि कॉटन खेत में उगाया जाता है। कपास के पौधों से कॉटन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वेयर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग। हाथों से, गांधी जी के हाथ में आपने चरखा देखा होगा, तो वैसे चरखों को घुमा घुमा कर क्या किया जाता था कि उससे धागे बनाए जाते थे। एंड हैंडलूम वीविंग, हाथ से ही बुने जाते थे और बुनने की बहुत ही सुंदर सुंदर कारीगरी देखी जाती थी। आफ्टर 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स केम इनटू यूज़। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड एज सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अंग्रेज़ों के समय में वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई और हमारा ही कपास ले जाकर वहाँ मशीन से एक साथ बहुत सारे कपड़े बनाते थे और वही कपड़ा फिर से हमारे देश में लाकर महंगे दामों पर बेचते थे, जो कि हमारे देश के कपड़ों से
अच्छी क्वालिटी का भी नहीं था, कंफर्टेबल भी नहीं था और ज़्यादा महंगा भी था। ठीक है, बट अंग्रेज़ों की ज़बरदस्ती की वजह से हमें पहनना पड़ता था। लेकिन साथ ही साथ मिल मेड जो प्रोडक्ट्स है उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी, देखने में ज़्यादा सुंदर होते थे, क्योंकि वो मशीन से बनाए जाते थे, तो बहुत ज़्यादा बनाए जा पाते थे बहुत ही कम समय में। इसकी वजह से अंग्रेज़ों को अपना माल कहीं ना कहीं बेचना होता था, तो वो डायरेक्ट यहाँ इंडिया में बेचते थे। ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। 1854 में सबसे पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल सेटअप की गई। द टू वर्ल्ड वॉर्स वेयर फॉट इन यूरोप। इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी। दो वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस दोनों के दौरान क्या था, भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था, यहाँ अंग्रेजों का शासन था। देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके। यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी डिमांड थी कपड़ों की। दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन। तो कॉटन टेक्सटाइल किस चीज़ पर फोकस करती रही, कॉटन पर। ठीक है। ग्रोविंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात में आपको शायद सूरत का नाम आपने सुना होगा। सूरत एक जगह है जो कपड़े के लिए बहुत फेमस रही है हमेशा से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। कॉटन भारत में काफ़ी ज़्यादा होता था। ब्लैक सोयल कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्लैक सोयल पे अच्छा कॉटन होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, साथ ही साथ मार्केट और ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, ये सब कुछ था भारत में। लेबर भी थे, हमारे पास समुद्री इलाका था जहाँ से आसानी से शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता था। ठीक है। कॉटन तो हमारे पास था ही, मार्केट भी था सामान खरीदने के लिए। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विथ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स। कॉटन बॉल प्लकर्स एंड, प्लकर्स मतलब चुनना पड़ता है कॉटन को। कॉटन के एक तरह से इस तरह के मतलब फूल होते हैं, तो उन फूलों को पेड़ों से अलग चुनना पड़ता है इसको। ठीक है। तो आपको कॉटन अलग से निकालना पड़ता है, तो इसको प्लग करना पड़ता है। वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, मतलब धागों को पहले अलग अलग प्रोसेस से गुजारना पड़ता है ताकि उस कपास को धागे में बदला जा सके। ठीक है। उसके बाद कपड़ों को क्या किया जाता था, डाई किया जाता था। डाई मतलब कलर किया जाता था। ठीक है। धागों को या फिर कपड़ों को डिजाइन करने से पहले कलर कर लिया जाता था, उसके बाद डिजाइन कर दिया जाता था, उसके बाद पैकिंग कर दी जाती थी, टेलर उसको सिलते थे। ठीक है। तो इन सब की वजह से द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज, तो ढेर सारी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलने लगा। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज से केमिकल आएगा तभी तो डाइंग होगी, कलर वो होगा। तो उस समय पर इसको इंडिगो के साथ यूज किया जाता था। नील बहुत ज़्यादा यूज होता था इंडस्ट्रीज़ में, और अंग्रेज़ इसकी खेती करने के लिए भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स करते थे, मजबूर करते थे। इसके बाद पैकेजिंग मटेरियल को भी इंडस्ट्रीज़ में बनाना होता है, तो इसके लिए पैकेजिंग अलग अलग कलर मतलब अलग अलग टाइप्स की पैकेजिंग होती है, तो उनको भी इंजीनियरिंग के भी ढेर सारे काम होते हैं, क्योंकि मशीन से काम होता है तो आप इंजीनियर्स का यूज करना पड़ता है। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्पिनिंग क्या थी, सेंट्रलाइज था। गुजरात, तमिलनाडु वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिव ट्रेडिशनल स्किल्स। तो जो सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि किसी खास जगह पर ही ढेर सारे लोग बैठकर एक जैसा काम कर रहे हों, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया तो मतलब अलग अलग लोगों को दे दिया गया और कह दिया गया कि मतलब उन हर इंसान के पास अलग अलग तरह के हुनर होते हैं, तो उनका वो फ़ायदा उठाते थे। कोई मतलब अलग अलग कारीगरी करता था कपड़ों पर और अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है। देखो, कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी,
तो आपने एम्ब्रॉयडरी वगैरह देखी भी होगी आई थिंक, अगर लड़कियां हैं तो वो जानती होंगी अच्छे से। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। इंडिया क्या था, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता था स्पिनिंग में, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैनॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम। हाथों से ही ज़्यादातर काम होता था वीविंग का। पावर लूम कहाँ होता था, इन मिल्स। द हैंड स्पून खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज द कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे हाथों से बुनने वाले लोगों को यूज़ किया जाता था, और चरखा चलाकर वो इसको बुन बुन कर ऐसा अपना करते थे। देखो महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। खादी के कपड़े वो खुद बुनते थे चरखा चला चला कर। ये क्यों जरूरी था, क्योंकि इससे भारत आत्मनिर्भर होता। ठीक है, खाने के लिए का तो बहुत कम था, ऊपर से पैसे की किल्लत, उसमें भी अगर आप कपड़े किसी और से महंगे दामों पर खरीदोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न्स टू जापान। इंडिया कहाँ यार्न्स एक्सपोर्ट करता है, जापान। ठीक है, अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए। यूएसए भी मंगवाता है, यूके भी मंगवाता है, रसिया भी मंगवाता है, फ्रांस भी मंगवाता है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी क्या करती हैं, यार्न्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करती हैं। नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जाता है। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन के धागों को हम बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं। आवर स्पिनिंग मिल्स आर इन कॉम्पिटिटिव। हमारे जो मतलब स्पिनिंग मिल्स वगैरह है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, ग्लोबल लेवल पर काम करते हैं अच्छी तरह से, और हम ढेर सारा फाइबर भी प्रोड्यूस करते हैं। द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ये काम करती हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, ये ब्लैक कलर वाला कॉटन टेक्सटाइल है, ये रेड कलर वाला वूलन टेक्सटाइल है, और सिल्क के लिए ये एक अलग डिज़ाइन है, ये है सिल्क का डिज़ाइन। तो ये सारा सिल्क का डिज़ाइन है। आप ब्लू कलर वाला देखो, ठीक है, और यहीं अगर आप रेड कलर वाला देखोगे तो ये वूलन टेक्सटाइल है, और ये जो है ब्लैक कलर वाला ये कॉटन टेक्सटाइल है। तो अलग अलग स्टेट्स में यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, ये वुलन टेक्सटाइल, और ये साथ ही साथ ये है सिल्क वगैरह के लिए। तो अलग अलग ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू बी द लोकल मार्केट। ज़्यादातर काम कहाँ तक रह जाता है, लोकल मार्केट तक। दिस mismatch is a major drawback for the industries. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturer have to import fabric. मतलब देखिए, यहाँ से धागे हम बाहर भेजते हैं, ठीक है, और धागों के जो व्यापारी हैं वो कपड़ों के व्यापारी से अच्छी तरह कांटेक्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ से धागा दूसरे देशों में भेजा, और वो उसी का कपड़ा बनाकर एज ए फैब्रिक, वो कपड़ा बनाकर क्या करते हैं, फिर से हमारे देश में भेजते हैं, तब यहाँ कपड़ा बनता है। ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा जो सिला हुआ नहीं है, और गारमेंट्स मतलब जो सिला हुआ है, रेडी है आपके पहनने के लिए। ठीक है, ये फ़र्क है। ये मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है। अब हम यहाँ धागे बेचते हैं 85 रुपये किलो, ठीक है, और वही एक टी शर्ट आती है 800 रुपये किलो। तो ये कितना डिफ़िकल्ट है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग yarn in
लार्ज क्वांटिटी। तो हम धागों को विदेशों में बेचने से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दें कि इनसे हम अपनी वीविंग टेक्नोलॉजीज को बेटर बनाकर हम खुद फैब्रिक तैयार करें। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं देखो, जैसे कि पावर सप्लाई बहुत अच्छी नहीं है हर जगह। ठीक है। हमारी जो मशीनरी है उनको थोड़ा सा एडवांस बनाने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है मशीनरीज को। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो लेबर हैं उनको भी बहुत अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है, तो लेबर्स को भी देना पड़ेगा अच्छा खासा पैसा कमाकर। ठीक है। और साथ ही साथ ये सिंथेटिक और फाइबर इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हमें कंपटीशन करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मशीनरी थोड़ी सी अच्छी चाहिए। जूट के टेक्सटाइल्स क्या करते हैं, जूट के टेक्सटाइल्स बैग्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। बड़े बड़े बैग्स से लेकर छोटे छोटे बैग्स तक जूट में बनाए जाते हैं। देखो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। सबसे ज़्यादा रॉ जूट इंडिया प्रोड्यूस करता है। जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। जूट के सामान जो है वो सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे मिल्स लगे हुए हैं, मेनली अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर, नदियों के किनारे, हुगली रिवर के किनारे। ठीक है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855 एट रिसरा। फर्स्ट जूट मिल। After partition in 1947, the jute mill remained in India, but 3/4 of the jute production area went in Bangladesh. मतलब जूट की फैक्ट्री तो इंडिया में रह गई, लेकिन जो जूट के खेती होती थी जिस फील्ड में, वो ज़्यादातर चला गया बांग्लादेश में। ठीक है। आखिर ये इंडस्ट्रीज जो है ये हुगली रिवर के किनारे ही क्यों है, तो इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो नदियों के किनारे होने से इनके जो वाटर एक ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो जाता है। ठीक है। रेलवे का भी एक अच्छा सपोर्ट मिल गया है, और रोडवेज और वाटरवेज दोनों को अच्छे से मूवमेंट करने में रॉ मटेरियल्स को सुविधा हो जाती है। ठीक है। साथ ही साथ जितना प्रोसेसिंग के लिए पानी चाहिए होता है वो भी मिल जाता है। चीप लेबर भी मिल जाता है वेस्ट बंगाल में। साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के से भी लेबर मिल जाते हैं। और कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़ सब कुछ प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि जूट को बाहर के देशों में भेजने में सुविधा हो। समझ में आया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अच्छा खासा कंपटीशन है। कैसे, सबसे पहला कंपटीटर तो हमारा बांग्लादेश है। उसके पास भी जूट की अच्छी खासी खेती है, तो वो उसका पॉपुलेशन कम है तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है, पहली बात। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा हैं। ठीक है। वो जूट की जगह प्लास्टिक्स और उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट्स का ज़्यादा यूज करते हैं। देखो, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड, ठीक है, ये लोग भी भारत का इस मामले में एज ए कंपटीटर रोल प्ले करते हैं। द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। देखो, भारत खुद अपने देश में भी ये कहता है कि भाई आप प्लास्टिक बैन हो चुका है कई सारे स्टेट्स में, तो जब प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो जूट की पैकेजिंग ही तो ज़्यादा यूज होगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अनुसार जब जूट की पैकेजिंग मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी हो जाएगी तो जूट का डिमांड देश के भीतर बढ़ेगा। देश के भीतर ही जब ज़्यादा यूज होगा जूट, तो बाहर के देशों में आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है। द मेन मार्केट, हमारे मेन मार्केट कौन कौन से हैं देखो, अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे मेन मार्केट हैं। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसे
मटेरियल्स का आजकल ज़्यादा डिमांड है जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि आप ज़मीन पे अगर उसे फेंक दो तो वो कुछ समय में गल पच के गायब हो जाए, ठीक है, सर गल कर गायब हो जाए। और ऐसी मटेरियल्स का ज़्यादा डिमांड है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, पॉल्यूशंस वगैरह ना फैलाए। तो इसीलिए जूट एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुगर इंडस्ट्रीज की। शुगर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है? शुगर कैन। ये तो आपको कई बार बता चुका हूँ, उम्मीद होगा पता हो। इंडिया स्टैंड सेकेंड, भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है शुगर की, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़। हाँ, लेकिन गुड़ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैगरी, जैगरी कहते हैं। तो इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। गुड़ को बनाने में हम आज भी वर्ल्ड में 1 नंबर पे हैं, ठीक है। गुड़ को खानसारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड द हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। तो सुक्रोज का यूज होता है। द मिल्स आर लोकेटेड इन, ज़्यादातर मिल्स कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 60% मिल्स कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की खेती दबा के होती है, ढेर सारा गन्ना होता है, ठीक है। लेकिन गन्ना एक फिक्स सीजन में ही होता है, सीजनल होता है नेचर में। तो जब गन्ने की खूब खेती होती है, देखो एक सिंपल सी बात सोचो कि सबसे पहले, वेट एक सेकेंड, आप सबसे पहले क्या कर रहे हो कि गन्ना फील्ड में उगा रहे हो। यहाँ आपने गन्ना उगा दिया, ठीक है। ये गन्ना, तो ये गन्ना एक दिन में थोड़ी ना उगेगा। पहले आपने खेत में हल चलाया, फिर यहाँ बीज बोया, फिर ये धीरे 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 ग्रो हुआ, तब तो इतना बड़ा गन्ना होगा। एम आई राइट? तो ये जो गन्ना हुआ, अब इस गन्ने को आप कटिंग करोगे, काटोगे यहाँ से, फिर ये कट करके आप लोड करोगे, लोड करके कार के थ्रू हम क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेंगे। फिर ये फैक्ट्रीज में जाएगा। अब फैक्ट्रीज में जाने के लिए पहले आपने बीज बोया, वो बड़ा हुआ, अच्छे से मैच्योर हुआ, पक गया, तब आपने उसको क्या किया? कटिंग की और लोडिंग की। तो इसमें 6 महीने लग जाते हैं, लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं। तो 5-6 महीने तक जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक तो इंडस्ट्री बंद रहेगी। और जैसे ही रॉ मटेरियल आता है उसके बाद रॉ मटेरियल अपना काम करना शुरू कर देती है। तो सीजनल है, क्योंकि जिस सीज़न में गन्ने की खेती होती है, जब गन्ना पाया जाता है उसी सीज़न में ये काम होता है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है क्योंकि ढेर सारे लोग मिलकर इसको चलाते हैं। In recent year, there is a tendency for the mills to shift the concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane production here has a higher sucrose content. तो जो गन्ना प्रोड्यूस होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। इसीलिए महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा लग रही हैं। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन। तो जितना ठंडा मौसम होगा, कूलर क्लाइमेट जो होगा उस समय, तो क्या होगा? अच्छा और मजबूत लंबा क्रॉसिंग सीजन होगा। तो मोर ओवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स। तो ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स ही इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस है। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। किसान आज भी बहुत पुराने मेथड से ही इनकी खेती करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब ट्रैक्टर वगैरह का यूज होता है, तो ट्रैक्टर बहुत स्लो होता है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है गन्ने को फैक्ट्रीज में पहुंचने में, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी, जैसे कि आयरन, स्टील वगैरह। तो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, ओके।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं सारी इंडस्ट्रीज़ में। देखो ये हैवी भी होती हैं, मीडियम भी होती हैं और लाइट भी होती हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये कैसी मशीनरी यूज करते हैं। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। तो स्टील्स को बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, घरों में भी आपके देखना, आप स्टील की बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। आप जिस सीढ़ी से उतरते हो ना, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर एक रेलिंग होती है जो कुछ इस तरह से लगाई होती है, वो भी स्टील की होती है। ठीक है, आप जिस बालकनी में रहते हो, बालकनी का बॉर्डर जो है देखना, स्टील के खूब सुंदर सुंदर लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी बहुत सारा स्टील यूज होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टील की इंडस्ट्रीज बनाती हैं। ठीक है, देखो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर टेलीफोनिक इंडस्ट्रीज़ में, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में, डिफेंस में, हर जगह, कंस्ट्रक्शन में, मतलब हर जगह इंडस्ट्रीज़ में आयरन और स्टील का यूज होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री। आयरन और स्टील क्या है? हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी। तो खुद आयरन और स्टील जो है वो खुद हैवी हैं, तो ये फिनिश्ड गुड्स भी क्या होते हैं? हैवी होते हैं। लोहे की चीज़ें खरीदोगे तो लोहे का एक छोटा सा स्क्रू भी आपको भारी ही लगेगा, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होता है? हैवी होता है। आयरन ओरे, आयरन के अयस्क जो हैं, कोकिंग कोयल, लाइम स्टोन्स आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली। इन सब चीज़ों को लगाया जाता है, देखो 4, 2 और 1 की रेशियो में मिलाया जाता है, तब जाकर, साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा मैग्नीज भी मिलाया जाता है ताकि स्टील को हार्ड बनाया जा सके। वेयर शुड बी स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। लेकिन कहाँ सबसे अच्छा स्टील प्लांट्स कहाँ लोकेट करना चाहिए? रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो जब सामान बन जाता है ना, तो हमें एक नेटवर्क चाहिए होता है, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, जिससे हम क्या कर सकें, हम अपने सामान को मार्केट तक भेज पाएँ। ठीक है, तो इन 2018 1.65 मिलियन टन्स क्रूड स्टील प्रोडक्शन हुआ था। इंडिया रैंक सेकंड, दूसरा हो गया अमोंग वर्ल्ड में क्रूड स्टील प्रोड्यूसर के मामले में। भारत कितने नंबर पे है? दूसरा। और पहला कौन होगा? चाइना। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन के बाद मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इन 2018 पर कैपिटा कंजम्पशन, यानी हर इंसान लगभग कितना स्टील यूज करता है देश में? 70.9 kg हर साल। ठीक है, और वर्ल्ड का पर कैपिटा कितना है? 224 kg, 225 भी मान सकते हो। तो 2013-14 में हमने 87.76 मैट्रिक टन प्रोडक्शन किया, जबकि 2017-18 में 86.69। तो कितने का ग्रोथ दिखा आपको? ग्रोथ कहाँ हुआ? ग्रोथ तो घट ही गया। हाँ, यहाँ ग्रोथ हुआ था, यहाँ फिर घट गया, यहाँ फिर ग्रोथ हुआ, यहाँ फिर घट गया। तो ये ग्रोथ बढ़ता घटता रहता है। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर। छोटे छोटे स्टील प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज स्टील स्क्रैप्स, मतलब टुकड़े वगैरह यूज करते हैं ये स्पॉन्ज आयरन वगैरह। दे हैव री रोलर एंड दैट यूज स्टील इंगोट्स एज वेल। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलोए स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। तो ये छोटी छोटी मिल्स होती हैं जो स्टील वगैरह के कचरे, मतलब जो वेस्ट होता है, टुकड़े वगैरह होते हैं, उसको मिला उला कर बना लेते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्लांट। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल एक जगह जहाँ से माइनिंग हो रही है, मान लो कि हमने माइनिंग करके स्टील और आयरन के ओरे को
यहाँ से निकाला और ये चला हमारे फैक्ट्री में, ठीक है। यहाँ इसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। पिघला कर इसमें ढेर सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, बक्साइट, कोक, ठीक है ना, ढेर सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। फिर ये पिघल कर पिग आयरन बनता है, मतलब पिग आयरन बनता है। और ये क्या करता है, पिग आयरन इज़ फर्दर, अब इसको साफ़ किया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है, इसमें जो भी कमियां होती है उसको ठीक करके एक परफेक्ट शेप और साइज़ दी जाती है, और उसके बाद इसे अलग अलग शेप में डिज़ाइन देकर बेच दिया जाता है। तो इस तरह से स्टील इंडस्ट्री काम करती है। आयरन और स्टील देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है आप देख सकते हो। ये है सलेम, भद्रावती, विजयनगर, साथ ही साथ भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं है, तो इन सब जगहों पर पाया जाता है। Most of the public sector undertakings markets their steel through स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर जो ये काम होता है स्टील का, ये कौन करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों को अंडरटेकिंग करती है, रेगुलेट करती है। 1950 में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो 1950 में चाइना और इंडिया दोनों ही लगभग सेम अमाउंट में स्टील प्रोड्यूस करते थे, लेकिन चाइना आज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसीलिए वो, और चाइना प्रोड्यूस तो ज़्यादा करता है लेकिन कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है। प्रोड्यूस तो ज़्यादा करता है, ये यूज भी ज़्यादा करता है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा स्टील और आयरन पाए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी हैं। बिकॉज ऑफ द रिलेटिव दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओरे, यहाँ लो कॉस्ट पे आयरन ओरे मिलता है, हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल मिल जाता है, चीप लेबर और वास्ट ग्रोथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो देखो पूरी दुनिया में 2 नंबर पे जो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा लोहा और स्टील प्रोड्यूस करती है, वो इम्पोर्टेंट तो होनी ही है, ठीक है ना। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग ऑयल। अच्छा, हम 1 नंबर पे क्यों नहीं है, हम अपनी पूरी पोटेंशियल, अपनी पूरी क्षमता क्यों नहीं लगा पाते। रीजंस देखो, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोयल। कोकिंग कोयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है हमारे देश में, और वो बहुत ही कम होता है, अवेलेबिलिटी भी कम होती है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, करंट जो है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी अच्छी मशीनरी और बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है हमारे पास, ठीक है। और साथ ही साथ हम गुड क्वालिटी के स्टील्स बाहर की कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं। हावेवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। वैसे तो हमारे देश में इतना स्टील होता है कि हम अपनी बेसिक डिमांड्स को पूरा कर पाएँ, लेकिन कुछ खास कामों के लिए हम स्टील बाहर से भी मंगवाते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्स ऑफ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट पर फिर से एक बार थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में भी देख लेते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज इन द इंडिया। इट इज़ लाइट, एल्युमिनियम हल्का होता है, रेसिस्टेंट होता है तो कोरोशन का, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का क्या है, गुड कंडक्टर है। मेलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्स विद द मेटल्स, कुछ मेटल्स के साथ अगर आप इसे मिला दो तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, इसीलिए इसका यूज किस चीज़ के लिए होता है? एयरक्राफ्ट, प्लेन्स वगैरह बनाने के लिए, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, तार बनाने के लिए, ठीक है। और ये किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है? स्टील का, कॉपर का, जिंक का। इन सब चीज़ों की जगह हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। Thank you so much for watching the video till end.